नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन दो शहरों के बारे में जो एक लड़ाई के दौरान एक झटके में तबाह कर दिए गए, जिसका जिम्मेदार उस देश का राजा था, लेकिन कीमत वहाँ पे रहने वाले सिविलियंस ने चुकाई। हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी की, उनमें हुए न्यूक्लियर अटैक की और वर्ल्ड वॉर टू की। वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ऐसा स्टार्ट कैसे होता है, उसके लिए हम जापान के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर कहा जाए तो जापान में राजशाही थी, राजा का शासन था। उसके राजा का नाम था हिरोहितो। वहाँ पे लोग जापान में अपने राजा को भगवान की तरह मानते थे कि अगर राजा ने कुछ कह दिया तो हमें करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उन्होंने कहा किसी देश के ऊपर हमला करो तो कर दो, वो हमारे फायदे के लिए ही होगा। उन्होंने कहा है कुछ करने को तो वो करो, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें अगर जान जा रही है या कुछ हो रहा है तो उसके लिए मना किया जाए। अगर कोई राजा का आदेश मानने से मना करता था तो उसकी जान ले ली जाती थी। वहां पे लोगों को ये सिखाया जाता था कि अगर आप राजा के लिए मर रहे हैं तो ये शान की बात है, और अगर आप दुश्मन के सामने घुटने टेक रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप राजा के नाम पे जान दे दें। ये एक डीप रूटेड फासिज्म वाली विचारधारा थी वहाँ की। अब अगर बात करें वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की, तो उस समय उन्होंने अपनी एयरफोर्स में एक यूनिट बनाई थी जिसका नाम था कामिकाजे। इसके जो पायलट्स थे उनका काम था अपने प्लेन को दुश्मन के जंगी जहाज़ों पे, पेड़ों पे, सेनाओं के ऊपर ले जाके गिरा देना एज ए बॉम्ब और ब्लास्ट कर देना। इवन वहां पे बच्चों को भी ये चीज सिखाई जाती थी कि आप बम लेके टैंक के सामने लेट जाइए ताकि वो बम फटे और टैंक तबाह हो जाए दुश्मन का। इस तरह की सोच वहां के नागरिकों के अंदर थी कि हमारा राजा जो है वो हमारा भगवान है, उन्होंने जो कह दिया वो करा जाएगा, हम उनके लिए जान दे देंगे। और यही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से भुखमरी, बेरोजगारी, सब कुछ होते हुए भी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया जब तक ये सब नहीं हुआ था। अब बात करते हैं उन इवेंट्स की जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। 1900s में जापान में इंपीरियलिज्म का दौर था। जस्ट लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, वो भी दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते थे। 1931 में वो चाइना के ऊपर हमला करते हैं। नॉर्दर्न चाइना का मंचूरियन रीजन होता है जिसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं। इसी तरीके से 1940 में ये वियतनाम और कंबोडिया पे कब्जा करना चाहते हैं। उस समय वो फ्रेंच एम्पायर के अंदर आता था और इसका नाम फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। अब 1940 की अगर बात की जाए तब तक वर्ल्ड वॉर टू चालू हो चुका था। जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत रूस, ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो जब जापान इसके ऊपर हमला करता है, वियतनाम और कंबोडिया के ऊपर, तो एक तरीके से वो फ्रांस के ऊपर हमला माना जाता है और इस वजह से जापान को भी वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा मान लिया जाता है। अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर का हिस्सा नहीं होता, ना तो वो कोई ट्रूप्स भेज रहा होता है कहीं पे, ना वो कहीं किसी देश पे हमला कर रहा होता है। ऐसा कुछ भी यूएस की तरफ से वर्ल्ड वॉर टू में अभी तक नहीं किया जाता। लेकिन जब वो ये चीज देखता है कि जापान फ्रांस के ऊपर हमला कर रहा है, फ्रांस ब्रिटेन का दोस्त है, ब्रिटेन अमेरिका का दोस्त है, तो उसको ऐसा लगता है कि किसी तरीके से कुछ चीजें, पाबंदियां लगाई जाए ताकि वो ये चीजें ना करे। अमेरिका की तरफ से आयरन, स्टील और कॉपर जापान को एक्सपोर्ट किया जाता था। अमेरिका सबसे पहले वो बंद कर देता है। वो ये सोचता है कि जब जापान देखेगा कि उसके ऊपर इस तरीके की रोक लगाई जा रही है तो शायद वो लड़ाई करना बंद कर दे, पीछे हट जाए। लेकिन जापान ऐसा नहीं करता। अमेरिका अब ऑयल का एक्सपोर्ट भी जापान को रोक देता है। अब जापान का 80% ऑयल अमेरिका से आता था। जब अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर देता है तो जापान के सामने प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो ये सोचता है कि अमेरिका पे डिपेंडेंट होने के बजाय मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी जगहों पे अगर वो कब्जा कर ले तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा ऑयल के लिए, बिकॉज वहां पे ऑयल के भंडार थे। अब प्रॉब्लम उस समय ये थी
कि जो इंडोनेशिया था वो डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था, डच साम्राज्य के अंदर आता था, और मलेशिया जो था उसे मलाया के नाम से जाना जाता था, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आता था। अब ब्रिटिश और डच दोनों ही अमेरिका के दोस्त हैं, एलाइज हैं। अगर इनके इलाकों के ऊपर हमला किया जाएगा तो भी अमेरिका बीच में आएगा। अब इसके बाद जापान का अगला टारगेट जो था वो भी फिलीपींस था, क्योंकि वो भी इंपीरियलिज्म, मैंने बताया, दूसरे देशों पे कब्जा करना चाह रहा था, सब करना चाह रहा था। अब फिलीपींस पे डायरेक्ट यूएस का कंट्रोल था, वो यूएस टेरिटरी के अंदर ही आता था। तो अगर एक बार को मान लिया जाए कि इंडोनेशिया के ऊपर या मलेशिया के ऊपर हमला करने पे अमेरिका ना भी आए, लेकिन फिलीपींस डायरेक्ट यूएस का पार्ट है, उस पर अगर हमला किया जाएगा तो आएगा ही आएगा। तो ये सब सोच के जापान करता है अपनी इस वॉर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। वो ये सोचता है कि इससे पहले कि यूएस हम पे हमला करे, बिकॉज जिन जिन जगहों पे मैं अटैक करने वाला हूँ उस पर एनी एंड हाउ अमेरिका तो हम पे हमला करेगा ही। तो इसके बजाय कि अमेरिका हम पे हमला करे, हम अमेरिका पे हमला कर देते हैं। इस सोच के साथ में 7 दिसंबर 1941 को वो पर्ल हार्बर के ऊपर हमला करता है। वो 350 जापानी एरोप्लेन्स भेजता है पर्ल हार्बर पे, और 2 घंटे तक वो वहां पे बॉम्बिंग करते रहते हैं। December 7th, 1941. High overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. इसमें 19 नेवी शिप्स यूएस के, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और मोर देन 2000 मिलिट्री के जवान मारे जाते हैं। इस हमले के थोड़ी ही देर बाद जापान फिलीपींस पे जो यूएस का था उसके ऊपर हमला करके उस पर भी कब्जा कर लेता है। अब ये तो ऑब्वियस हो गया था कि डायरेक्ट अटैक कर दिया आपने, यूएस की सॉइल पे हमला कर दिया, 2000 लोग मार दिए, शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, ऊपर से उसका जो इलाका है फिलीपींस आपने उस पर कब्जा कर लिया। तो अब तो यूएस को हमला करना ही था। तो यूएस जापान के खिलाफ में वॉर डिक्लेयर कर देता है, और उसी की देखा देखी ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अब ये होने पे जर्मनी और इटली होते हैं, वो यूएस के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। मतलब ये सब जो होता है ये 1992 की शुरुआत का समय है, क्योंकि 1941 के एंड में पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था। 1941 शुरू होते होते वर्ल्ड वॉर 2 पूरे दुनिया में अब फैल चुका था। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। मैं इसमें जो जापान का पार्ट था अभी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। कट शॉर्ट करते हैं इस कहानी को। 1942 की शुरुआत में मैंने बताया कि सब कुछ चालू हो चुका था। 1943 तक में इटली में जो मुसोलिनी था, उनका डिक्टेटर, उसकी हत्या कर दी जाती है पार्टिसंस के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, और नई सरकार उस लड़ाई से हट जाती है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो सब तरफ से घिर चुका था। तो जर्मनी को भी सरेंडर करना पड़ता है। तो जो 2 पक्ष थे वर्ल्ड वॉर 2 के, एक्सेस पावर्स और एलाइड फोर्सेस, उसमें एक्सेस पावर्स में अब सिर्फ और सिर्फ जापान ही बचा था। सो टेक्निकली तो उसको भी सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन जापान के जो राजा जी थे, हिरोहितो, वो सरेंडर करने से मना कर देते हैं कि हम किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे। अब क्योंकि जापान सरेंडर से मना कर देता है, तो अमेरिका प्लान करता है एक फुल स्केल अटैक जापान के ऊपर, और उसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन डाउनफॉल। इसकी स्टार्टिंग के लिए वो जापान के साउथ का एक आइलैंड होता है जिसका नाम होता है ओकिनावा, उसको चुनता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको वॉर ऑफ ओकिनावा के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे खूंखार, सबसे भयानक वॉर होती है अमेरिका और जापान के बीच की। 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 के बीच में ये वॉर होती है। अब ये जो वॉर होती है, इसमें अमेरिका बहुत हैवी नंबर्स में अपने सैनिक यहाँ पे भेजता है और सोचता है कि छोटा सा आइलैंड है, आराम से जीत जाएंगे, फिर दूसरे आइलैंड पे करेंगे और इस तरीके से जापान के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई होती है, जो मंजर देखने को मिलता है अमेरिकन्स को, वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
जापान के जो कामिकाज़े प्लेन वाले बॉम्बर्स होते हैं, जो उनके बच्चे को उन्होंने बॉम्ब दे रखा होता है, वहाँ के सारे लोग सब मिल के यूएस आर्मी से लड़ते हैं। फाइनली तो यूएस ये लड़ाई जीत जाता है, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जापान के 1,10,000 सोल्जर या 1,10,000 लोग उस ओकिनावा आइलैंड के मारे जाते हैं, लेकिन यूएस के भी 12,000 सैनिक मारे जाते हैं और 50,000 से ज़्यादा घायल होते हैं। बाकी जो चीज़ों का नुकसान होता है उसे तो छोड़ दो। जो ये वॉर ऑफ ओकिनावा का रिजल्ट आता है, ये देख के यूएस थोड़ा चिंता में आ जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर एक छोटा सा आइलैंड था, उसके ऊपर हमला करके कब्जा करने में इतनी आर्मी, इतना सामान सब लग गया, तो फिर पूरे के पूरे जापान की सब जगहों पे मेन जापान के ऊपर कब्जा करने में तो भाई फिर उनका एक अंदाजा था कि 10 लाख से ऊपर हो सकता है अमेरिकन्स को जान देनी पड़े, कई सालों का समय लग जाए, तो हमको कोई और रास्ता इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा। इसी बीच में 12 अप्रैल 1945 को यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की डेथ हो जाती है और अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमन। हैरी ट्रूमन अपना ध्यान लगाते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर। ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का एक प्रोजेक्ट था। इसको 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया जाता है और वो टेस्ट सक्सेसफुल होता है, मतलब यूएस के पास में एक न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी होता है। ट्रूमन बाकी सारी मिलिट्री प्रोसेसेस को छोड़ के सिर्फ इस न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर फोकस करता है और ये देखता है कि ये बॉम्ब किस तरीके से गिराया जा सकता है, किस तरीके से लॉन्च किया जा सकता है, किस तरीके से इसको अटैक में यूज किया जा सकता है। वो अपनी साथ में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उन सबको भी मिलाता है और 26 जुलाई 1945 को एक लास्ट वार्निंग के तौर पे पोट्सडैम डिक्लेरेशन जारी करता है, जिसमें वो जापान को अनकंडीशनल सरेंडर के लिए कहते हैं। उसमें कहा जाता है कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, पूरी तरह से तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे। अब जापान को इस बारे में अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि उससे पहले किसी ने इतने हैवी स्केल का बॉम्ब या ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी। जुलाई 1945 तक अगर बात की जाए तो जापान में भी लोगों में शांति की मांग उठने लगी थी, लेकिन जो राजा हिरोहितो थे वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, बुरा हाल था, लेकिन राजा के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे थे कि भाई मिलिट्री साथ दे, सब कुछ हो तब तो है, वरना राजा के खिलाफ हम नहीं जा सकते। जापानी राजा जो था हिरोहितो, वो भी लड़ाई को रोक देता अगर उसके कब्जे वाली जितनी भी जगह थी उसका कंट्रोल उसको दे देते, राजा बने रहने देते, तो शायद वो लड़ाई को रोक भी देता। लेकिन इतने खून खराबे के बाद में, सब चीजें होने के बाद में, यूएस अनकंडीशनल सरेंडर से कम पे मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब था भाई। अब 29 जुलाई 1945 को जापान पोट्सडैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर देता है। लास्ट वार्निंग यूएस की तरफ से दी जा चुकी थी, अलाइड फोर्सेस की तरफ से दी जा चुकी थी। इसके बाद में 3 अगस्त 1945 को ट्रूमन जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक सैंक्शन कर देते हैं, ऑथराइज कर देते हैं। तब आता है 6 अगस्त 1945 का वो दिन जब सुबह 8:15 पे यूएस के बॉम्बर B-29 हिरोशिमा के ऊपर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते हैं। 43 सेकंड्स लगते हैं उस बॉम्ब को नीचे गिरने में, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने पे ऑलमोस्ट 80,000 लोगों की जान जाती है। At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target.
In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. जो इस अटैक के सर्वाइवर हैं वो अपनी कहानियां बताते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल डे था, 7:15 बज रहे थे, लोग नॉर्मल अपना काम कर रहे थे। सबसे पहले उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, जो इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर के लिए लोगों को अंधा कर देती है, दिखाई देना बंद हो जाता है उनको। उसके बाद सुनाई देती है बहुत तेज आवाज, जो कुछ लोगों को परमानेंट बहरा भी कर देती है, हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाते हैं वो। उसके बाद में जो एक्चुअल बॉम्ब की ताकत होती है, जब बॉम्ब फटने की जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इतना हाई टेम्परेचर होता है कि जो भी लोग उसकी जद में आते हैं वो भाप बन के उड़ जाते हैं। आज की डेट में भी उन लोगों की परछाई जो है वो ज़मीन पे वहाँ पे देखी जा सकती हैं, सीढ़ियों पे, ज़मीन पे, दीवारों पे देखी जा सकती हैं। इस सब से जो रोशनी थी, जो आवाज़ थी, जो ये गर्मी थी, इससे जो लोग इसके दायरे से बाहर थे वो ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी कोई चीज़ देखी ही नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जो बॉम्ब से निकली हुई शॉक वेव्स थी वो और जो गर्मी थी वो टेम्परेचर चेंजेस एक ऐसा हरिकेन के जैसा बना देती हैं जिसमें कि मकान, दुकान, गाड़ी सब कुछ पत्ते की तरह उड़ने लग जाता है। और जैसे हरिकेन में सब कुछ तबाह हो जाता है, बहा के ले जाता है, उसी तरीके से सब का सब एकदम फ्लैट हो जाता है। लोग जो उसके जद में होते हैं वो भी मारे जाते हैं। ये सब शांत होने पे आसमान में काला धुआं दिखाई दे रहा होता है। 70% हिरोशिमा जो होता है वो सपाट हो चुका होता है, तबाह हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। आधे घंटे के बाद में जो ये टॉक्सिक धुआं होता है ये हवा की नमी को अपने साथ में मिला लेता है और बादल का निर्माण कर देता है। उससे एक जहरीली बारिश होने लगती है काले कलर की। ये जो विस्फोट होता है इसमें 90% हेल्थ वर्कर्स, हॉस्पिटल्स सब तबाह हो चुके थे। तो जो घायल थे उनको किसी तरीके की हेल्प भी नहीं मिल पाती। इवन जो बचे हुए थे वो भी रेडिएशन पॉइजनिंग और दूसरी चीज़ों की वजह से बाद में भी उन लोगों की मौत होती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब ये सारी बातें वहाँ के राजा हिरोहितो को पता चलती हैं, वो ये सब देखता है, तो भी वो सिर्फ इतना कहता है कि क्या हो गया, एक बड़ा बम भी तो है, हम इसकी वजह से सरेंडर थोड़ी कर देंगे। और उसको भगवान मानने वाली आर्मी और जनता सरेंडर नहीं करते। फिर से उनको बोला जाता है वो नहीं मानते और 9 अगस्त 1945 को दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब जो पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर था, मैंने ओपनहाइमर वाले वीडियो में दोनों के बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो पहला बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, वो यूरेनियम के ऊपर बेस था, और जो दूसरा बॉम्ब नागासाकी में गिराया गया ये था फैट मैन नाम का, जो प्लूटोनियम से बना हुआ था, जो और ज्यादा घातक था। जब ये नागासाकी में गिरता है तो इससे 40,000 लोग मारे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्लूटोनियम बम यूरेनियम वाले से ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन पहले वाले में 80,000 मरते हैं, दूसरे में 40,000। इसका रीज़न ये था, अच्छा ही होता है कि कम मरते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये होता है कि पहली चीज़ तो ये पहला बम फटने के बाद में राजा ने सारी की सारी जनता को बोल दिया था कि आप सिटी सेंटर्स से दूर हट जाएं, क्योंकि जो भी देश होगा, कुछ भी होगा, बम गिराएगा तो सिटी सेंटर में ही गिराएगा। तो सेंटर से दूर हो जाए, तो सेंटर में आबादी कम थी, पहली चीज। दूसरी चीज, हिरोशिमा जो था वो पूरा सपाट इलाका था, तो जब बम फटा, शॉकवेव्स आई, हरिकेन आया, वो बिना रोक टोक के बहुत दूर तक गया। नागासाकी जो था इसके आसपास में पहाड़ियां थी, तो वो उतनी दूर तक शॉकवेव्स और बाकी चीजें नहीं जा पाई, इसलिए थोड़ा असर कम था। बट 40,000 लोग इसमें भी मरे, नागासाकी पूरा इसमें भी तबाह हो गया।
फाइनली इसके बाद में जापानीज सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग होती है। इसमें सरेंडर के बारे में डिस्कशन किया जाता है और हद देखिए, अभी भी जब सरेंडर के बारे में वोटिंग होती है तो 3 वोट सरेंडर के पक्ष में पड़ते हैं और 3 ही वोट सरेंडर ना करने के लिए भी पड़ते हैं। फाइनली इस टाई ब्रेक के लिए बात आती है हिरोहितो के ऊपर, वहां के राजा के ऊपर, और इस बार हिरोहितो सरेंडर करने के लिए मान जाता है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सरेंडर करने का रीजन सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक नहीं था। दरअसल नागासाकी का जो बम गिरा था उससे कुछ घंटे पहले सोवियत रूस ने भी जापान के ऊपर अटैक कर दिया था फुल फ्लेश्ड, और चाइना का जो मैंने बताया था आपको मंचूरियन रीजन था, उसे उन्होंने जापान के कब्जे से छुड़ा के अपने कब्जे में ले लिया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको ये हो गया था कि अब यूएस तो पूरी तरीके से अटैक कर ही रहा है, अब रशिया भी आ गया है, सारी फोर्सेस आएंगी तो ऑब्वियसली कहाँ तक झेलोगे। इस वजह से उसने सरेंडर करने के लिए हामी भरी। Time is 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. 15 अगस्त 1945 वो दिन था जब जापान सरेंडर करता है और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी करीब 7 साल तक एलाइड फोर्सेस जो होती हैं वो जापान के ऊपर पूरा कंट्रोल रखती हैं। इस दौरान जापान में डेमोक्रेसी लाई जाती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और राजा तो रहता है लेकिन उससे सारी पावर्स छीन ली जाती हैं। मतलब अब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका है। अब राजा आप हैं, आप अपना राजा बन के रहिए, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं होगी। नागासाकी और हिरोशिमा में टोटल जो डिस्ट्रक्शन हुआ होता है वो $970 मिलियन का होता है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद उसकी रीबिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया जाता है और आज वो पूरी तरीके से बन चुके हैं। वहाँ पे थोड़े दिनों बाद एक टाइफून भी आया था जिसकी वजह से रेडिएशन वगैरह वहाँ कम हो जाता है। इस बारे में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं कि क्या ये न्यूक्लियर अटैक्स ज़रूरी थे, जिसके बारे में आज भी लोगों की अलग अलग राय है। इवन जापान में भी इसके बारे में पोल कराया गया था तो वहाँ के भी कई लोग इस फेवर में थे कि ये जो अटैक हुआ ये सही हुआ। अब सही हुआ या नहीं हुआ, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, विद गॉड्स ग्रेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो गई, यूरोपियन यूनियन बन गया, बहुत सारे ऐसे शांति समझौते और ऐसी चीज़ें हुई। ऐसा आज की डेट में वर्ल्ड का माहौल है कि हमें उसके बाद 1945 के बाद में कभी दूसरी बार किसी भी देश के ऊपर किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक देखने को नहीं मिला और हम आशा करते हैं कि हमें कभी देखने को मिले भी नहीं। आज यहीं तक, अब मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।